जरा सोचिए, एक कंपनी जो आई तो थी मसाले और कपड़े बेचने, और उसने कब्जा कर लिया पूरे के पूरे साम्राज्य पर। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की हैरान कर देने वाली कहानी है। ये दिखाती है कि कैसे लालच और महत्वाकांक्षा इतिहास का रुख ही मोड़ सकती हैं। आज हम यही समझेंगे कि कैसे एक बिजनेस करने वाली संस्था एक पूरे सब कॉन्टिनेंट की बेताज बादशाह बन गई। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी बड़े बड़े हिस्टोरियंस को सोचने पर मजबूर कर देता है। एक प्राइवेट कंपनी जिसके शेयर होल्डर्स को बस अपने मुनाफे से मतलब था, उसने इतने बड़े और ताकतवर मुल्क को आखिर जीत कैसे लिया? इसका जवाब छिपा है मिलिट्री पावर, पॉलिटिकल दांवपेच और सही मौके पहचानने की कला के एक बड़े ही कॉम्प्लेक्स मिक्सचर में। तो चलिए इस अनोखी कहानी की पर्दे खोलते हैं। तो इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है एक आदमी, रॉबर्ट क्लाइव। 18वीं सदी का दौर था, मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था और भारत में एक तरह का पावर वैक्यूम बन गया था। लोकल राजा, नवाब और यूरोप की ताकतें सब आपस में लगातार लड़ रहे थे। और इसी उथल-पुथल में क्लाइव, जो कि बहुत एम्बिशियस और सच कहें तो बेरहम था, उसने एक मौका देखा और कंपनी को एक ट्रेडिंग ग्रुप से एक खतरनाक मिलिट्री फोर्स में बदल दिया। और ये सब हुआ बिजली की तेजी से। सिर्फ 13 साल के अंदर सोचिए, 1746 की मद्रास की लड़ाई से शुरू होकर 1759 में चिंसुरा तक कंपनी ने एक के बाद एक लड़ाइयां जीती। हर जीत के साथ उनका रुतबा भी बढ़ा और उनका खजाना भी। और देखते ही देखते वो भारत में एक ऐसी ताकत बन गए जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता था। और देखिए, ये है इसका सबूत हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट में। इसमें प्लासी की लड़ाई का जिक्र साफ साफ है, जहां नवाब को हराया गया। फिर आरकोट की घेराबंदी, जिससे साउथ में उनका दबदबा बन गया। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये तो कंपनी का भारत जीतने का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्लान लगता है। लेकिन इन सारी जीतों में से एक लड़ाई थी जो एक गेम चेंजर साबित हुई। एक ऐसी लड़ाई जिसने सिर्फ बंगाल का नहीं बल्कि पूरे भारत का मुकद्दर तय कर दिया। तो चलिए चलते हैं 1757 में प्लासी के मैदान में। अब प्लासी की लड़ाई कहने को तो रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब के बीच एक जंग थी, पर असल में कहानी कुछ और ही थी। ये कहानी थी गद्दारी और धोखे की। कंपनी की जीत सिर्फ मिलिट्री स्किल्स से नहीं हुई, बल्कि इसलिए हुई क्योंकि नवाब के अपने ही जनरल्स ने उसे धोखा दे दिया था। और बस इसी एक जीत ने कंपनी के लिए पावर के सारे दरवाजे खोल दिए। और इस जीत का जो इनाम मिला, वो तो सोचा भी नहीं जा सकता था। पैसा, बेहिसाब पैसा। कंपनी ने बंगाल के पूरे खजाने पर हाथ साफ कर दिया, जो उस जमाने में दुनिया के सबसे अमीर इलाकों में से एक था। रातों रात एक ट्रेडिंग कंपनी के पास एक देश जितनी दौलत आ गई थी। तो सवाल यह है कि इस पैसे का हुआ क्या? सारा का सारा पैसा झोंक दिया गया कंपनी की मिलिट्री को और ताकतवर बनाने में। ये एक साइकिल बन गई थी। जीत से पैसा आता, पैसे से और बड़ी आर्मी बनती और बड़ी आर्मी से और बड़ी जीत मिलती। मतलब कंपनी खुद ही अपने एक्सपेंशन को फ्यूल कर रही थी। लेकिन कंपनी की असली स्मार्टनेस सिर्फ लड़ाइयों तक ही नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी जीत तो तलवार से नहीं बल्कि दिमाग से हुई। एक ऐसी चालाक पॉलिटिकल चाल से जिसने उन्हें पर्दे के पीछे का असली खिलाड़ी बना दिया। इसे कहा गया डुअल सिस्टम या दोहरी शासन प्रणाली। और ये पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग का एक क्लासिक एग्जाम्पल था। मतलब कागज पर तो ऐसा दिखाया गया कि एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी और नवाब के बीच बटा हुआ है, पर असल में ये सब सिर्फ एक दिखावा था। असली पावर वो तो कंपनी के ही पास थी। इसको ऐसे समझते हैं, नवाब को बना दिया गया सिस्टम का चेहरा। उसको जिम्मेदारी दे दी गई रोज के सरदर्द वाले कामों की, जैसे पुलिस और कोर्ट कचहरी, जिसे निजामत कहा जाता था। लेकिन असली कंट्रोल, असली लगाम तो कंपनी के हाथ में थी। उन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन यानी सारा पैसा और बड़े अफसरों को अपॉइंट करने का काम अपने पास रख लिया, जिसे दीवानी कहते थे। तो सीधी सी बात, पावर सारी कंपनी के पास और जिम्मेदारियां सारी नवाब के पास। तो कंपनी ने यह पक्का कैसे किया कि सारा रेवेन्यू सीधा उनकी जेब में आए? बड़ा सिंपल था। क्लाइव ने 2 लोकल अधिकारियों को अपॉइंट किया, मोहम्मद रजा खान और राजा शिताब रॉय। इन दोनों का काम था कंपनी के लिए टैक्स वसूलना। ये लोग कंपनी के कंट्रोल की सबसे जरूरी कड़ी थे, जो ये पक्का कर रहे थे कि बंगाल का सारा पैसा सीधा कंपनी के खजाने में जाए। और यहां देखिए, इस सोर्स डॉक्यूमेंट में इस सिस्टम की असलियत साफ साफ लिखी है। इसमें लिखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरेटिकली तो डिवाइडेड था, लेकिन सारी असली पावर कंपनी के हाथ में थी। ये तो एक तरह से उनके ही शब्दों में कबूलनामा है कि ये पूरा सिस्टम पावर हड़पने का एक ड्रामा था। तो जब इन सब चीजों को एक साथ जोड़कर देखें, मिलिट्री जीत, बेहिसाब दौलत
और ये चालाक पॉलिटिकल सिस्टम। तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा था एक ऐसी सिचुएशन जो किसी भी रूलर का सपना हो सकती है। पूरी पावर बिना किसी जिम्मेदारी के। ये एक लाइन पावर बिना जिम्मेदारी के पूरी कहानी बता देती है। इसका सीधा सा मतलब था कि बंगाल के लोगों का क्या होता है इससे कंपनी को कोई लेना देना नहीं था। उनकी कोई जवाबदेही नहीं थी। वो बस मुनाफा कमा सकते थे, टैक्स लगा सकते थे, जो मन में आए कर सकते थे। और अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो सारा इल्जाम डाल दिया जाता था नवाब पर। और ये कंट्रोल, ये बिल्कुल टोटल था। कंपनी ने इंडियन अफसरों को सिर्फ एक चेहरे की तरह इस्तेमाल किया, पर ये अफसर पूरी तरह कंपनी पर डिपेंडेंट थे। उन्हें कंपनी की मर्जी के बिना हटाया भी नहीं जा सकता था। और इसी सिस्टम के जरिए कंपनी ने 7 साल तक भारत को कंट्रोल किया और उसका शोषण भी। आखिरकार ये सिस्टम इतना करप्ट और इतना नुकसानदेह हो गया कि इसे बदलना ही पड़ा। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस डुअल सिस्टम को खत्म कर दिया। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था। ये तो बस एक नए चैप्टर की शुरुआत थी। एक ऐसा चैप्टर जहां कंपनी ने अपना मुखौटा उतार फेंका और भारत पर सीधा खुल्लम खुल्ला राज करना शुरू कर दिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब पावर को जिम्मेदारी से अलग कर दिया जाता है तो आखिर इसकी कीमत कौन चुकाता है? जवाब है, बंगाल के लोगों ने इसकी कीमत चुकाई। अकाल से, गरीबी से और अपनी आज़ादी खोकर। ये हमें याद दिलाता है कि बिना कंट्रोल वाली पावर की इंसानी कीमत हमेशा हमेशा बहुत भारी होती है। और ये एक ऐसा सबक है जो आज भी उतना ही सच है जितना 250 साल पहले